आ गए सब लोग, करें शुरू। ओके चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से हम आपके सामने हैं, मैं आपकी मेंटोर पूजा आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं कक्षा 12 आरोग्य भाग 2 के पाठ 11। जैनेन्द्र कुमार जी का यहाँ एक निबंध है, बहुत अच्छा सा निबंध है, बाजार दर्शन, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था, वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लें एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी को गति दें। ठीक है, लेकिन इस गति को हमारे साथ बनाए रखने के लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। चलें शुरू करें। हमने इनका लेखक परिचय पढ़ लिया है, पाठ की व्याख्या पढ़ ली है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे यहाँ पर इस पाठ के प्रश्नोत्तर की। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट्स में मैंने आपको व्याख्या के टाइम पे लिखवाए थे कि आप इन पॉइंट्सों को देख करके इस पूरे चैप्टर की एक समरी तैयार कर सकते हैं कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं, इनके अंतर्गत आप अपने विचारों को ढाल सकते हैं। वो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रश्न उत्तर की, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ व्याख्या के लिए या कुछ ऐसी लाइनें जो इस चैप्टर को समझने में आपके लिए मदद कर सकती हैं या अपने प्रश्नों का उत्तर देने में आपके लिए सहायक हो सकती है, उनको मैंने आपको अंडरलाइन करके रखा है। आप अपनी किताब लेकर बैठिए और उन लाइनों को आप अंडरलाइन करते जाइए। चलते हैं पाठ की तरफ। ये देखिए, ये यहाँ मैंने अंडरलाइन की हुई है, आपको सिर्फ इनको एज इट इज अंडरलाइन करना है। ठीक है, समझा मैं सारी लाइनें आपको चुकी हूँ, मैं सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब में बता चुकी हूँ सारी लाइनें। यहाँ सिर्फ आपको इन लाइनों को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, दिख रहा है, बस ये इतना ही है इससे। ठीक है ना? और बड़ा आई थिंक होगा नहीं, हो गया। ठीक है, चलिए ओके, समझ में आ रहा है? पढ़ देती हूँ, समझ लीजिएगा। एक बार पढ़ रही हूँ, समझ लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कलर कौन सा लूँ? कलर की तो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये किताब भी अजीब सी वो देती है लुक। ब्लू तो ऑलरेडी है, रेड ले लूँ, पर्पल ले लेती, चलो ये ले लेती हूँ। ओके, देखिए लाइन पढ़ रही हूँ, सेम एज लाइनों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आगे पीछे की चीज़ों को आप इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। और वह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है। और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। ठीक है, ये लाइन है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। व्याख्या के लिए लिहाज से भी ज़रूरी है। इसके अलावा इससे जुड़ा प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है, घुमा फिरा के किसी भी मनोभाव को, इस मनोभाव को दर्शाने के लिए किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा मतलब हिंदी, वो किसी भी प्रकार से आपको घुमा फिरा के इस चीज़ को पूछ सकता है। नेक्स्ट है, पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। ठीक है, ये भी अच्छी लाइनें हैं। फिर यहाँ से लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला फूला रहता है। ये सब मैं समझा चुकी हूँ, व्याख्या में आप देख लीजिएगा लाइनें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज में पूरा जूम करते हैं तो पता नहीं कहाँ कोने में घुस जाता है एक तो ये। ठीक है,
चलिए तो बात कर रहे हैं हम। ओके, सेकंड लाइन से है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ सिर्फ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। ठीक है, वो आग्रह आपके अंदर अपमान की भावना जमाता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको बाजार बेकार है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है। ठीक है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, ठीक है, ये यहाँ पर जो इन्होंने व्यक्ति के मन और बाजार के बीच की जो द्वंद्वात्मकता दिखाई है वो अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर भी हमने 2 पैराग्राफ्स को अंडरलाइन किया है, इनको आप देखें, अंडरलाइन कर लें। ठीक है, व्याख्या तो है एज वेल एज, व्याख्या की दृष्टि की बात तो है, इसके अलावा ये हो सकता है आपके प्रश्नों में भी काम आएंगे। बाजार एक जादू है। ठीक है, पहला ही पैराग्राफ है, आई थिंक ऊपर तो संवाद दिया हुआ है, पहला ही पैराग्राफ आप कह सकते हैं इसको। तो बाजार एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है, लेकिन जेब खाली हो पर मन भी खाली हो, यानी भराना हो, तो जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच ही जाएगा। ये आपको समझाने के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक ये लाइन भी अच्छी है आपकी, लाइन की व्याख्या जरूर आ सकती है इसमें से, क्योंकि और ऐसा तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, पर इसमें एक चीज़ ज़रूर है। ये वाली जो लाइन है ना आपकी, बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया है, चलो इसको इसी से ले लेते हैं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या जकड़ नहीं होगी। ठीक है, क्या वह जकड़ कम होगी। तो ये लाइन भी अच्छी है। ये लाइन की व्याख्या के लिए, एक पंक्ति की व्याख्या के लिए आपसे पूछा जा सकता है, अच्छी है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया था उसमें, आप देख लीजिएगा। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बाजार का, या अपने मन से कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अच्छी लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, ओके। तो पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। ऊपर ये बताया था कि मन खाली हो, जेब भरी हो, तो किस तरह से जादू उसको जकड़ लेगा। अब उससे जादू से बचने का उपाय बता रहे, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। ठीक है, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं कि जब लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। चले नेक्स्ट की तरफ। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी लाइनें हैं, पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 अलग अलग भाव हैं। ये तो बहुत अच्छा है, दर्शन से रिलेटेड है पूरा आपका। ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो सब इच्छाओं का निरोध अगर आप कर लोगे, यह झूठ है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ होता है तो वह तप झूठा है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार ना हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार।
आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या मैंने आपको पाठ की व्याख्या में समझा दी है, ये भी अच्छी लाइन है। चलते हैं वापस नीचे। ठीक है, तो हम में थोड़ा सा इधर सरकाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अभिन्न यानी समान, ठीक है, भिन्न यानी दूसरा, अभिन्न यानी समान। तो अगर हम में पूर्णता होती तो हम परमात्मा के समान ही नहीं हो जाते। अपूर्ण है इसीलिए से तो हम हैं, हम ईश्वर नहीं है, मनुष्य है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। हमें जो ज्ञान होता है उससे हमें यही पता चलता है कि हम अपूर्ण हैं, आधे हैं, और सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। हम इस अपूर्णता को पूरा करने के लिए ही कर्म करते हैं, जो कि सच्चे कर्म है, सदकर्म है। ठीक है, अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। मतलब हमें मन पे अंकुश नहीं लगाना है, बल्कि उसे विवेक से समझा लेना है। ठीक है, मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसका भाई कोई ना कोई तो प्रयोजन है ना, मन का अप्रयोजन थोड़ी है, जैसे थोड़ी है उसका कोई काम ही नहीं है मन का, तो उसको सुनना ही बंद कर दें हम। ठीक है, बेकार चीज़ें हैं, ऐसे तो दिल को भी क्या तो धड़कना बंद कर दे, भाई तेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, नहीं, मन हमारे अंदर विवेक, सही गलत के परख किसके द्वारा होती है? आत्मा की आवाज़ जो होती है वो मन की आवाज़ है। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना कई बार, जब आप दुविधा में फंस जाओ, द्वंद्व में फंस जाओ, तो मन की आवाज़ सुनो, अपने मन के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। वो इसीलिए तो अप्रयोजनीय थोड़ी है ये, भाई बिना किसी प्रयोजन का थोड़ी आया है हमारे पास। हमें तो पता है ना कि मन के द्वारा हमें कुछ ना कुछ क्या करना है, डिसीजन लेना ही है। ठीक है, हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो। कुछ भी करने की मनमानी करने की छूट इसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, क्योंकि वो परमात्मा का अंग है, संसार का अंग है, खुद कुल नहीं है, खुद अपने आप में परमात्मा नहीं है। घुमा फिरा के उन्हीं लाइनों को बोला है, लेकिन बहुत अच्छी लाइनें हैं। ठीक है, और इसका हो गया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ भी हमने थोड़ा सा कुछ लगाया है, ये भी अच्छी लाइनें हैं। माल बिछा रहता है, ये भगत जी के बारे में कही गई ये चीज़ें। ठीक है, याद रखिएगा, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। उसका से मतलब यहाँ भगत जी से है, पैसा उससे आगे होगा। ऐसा व्यक्ति जो क्या है, निर्लिप्त है। ठीक है, जादू जिस पर नहीं चल रहा है बाजार का, उसके लिए कि माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है। ठीक है, कि मुझे ले लो। जब वो चूरन बेचने बैठते हैं तो कई लोग उनके आगे पीछे घूमते होंगे कि भाई ज़्यादा कमा लो, लेकिन वो नहीं लेते। कितना कमाते? सिर्फ 6 आने, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं है, उसे कोई दया ही नहीं आती पैसे पे, मैं क्यों ले लूँ, भाग यहाँ से। ठीक है, वह निर्मम व्यक्ति, वह ऐसा कठोर हृदय व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। मतलब पैसे की महिमा तो हमने नमक का दौरा पढ़ा था 11th में, नमक का दरोगा में क्या था, पंडित अलोपीदीन को जिस तरह से पैसे का घमंड था, उसे क्या करते हैं बंशीधर जी। ठीक है, बंशीधर जी क्या करते हैं, उन्हें अपने पैसे के गर्भ में बिलखता ही छोड़ देते हैं और गाड़ी में ठूंस के जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? वो बात अलग है कि बाद में वो अपने उसी पैसे के दम पे उनकी नौकरी वोकरी सब छिन जाती है। ठीक है, तो वो भी हम चीज़ें, वो भी एक अलग चीज़ है, वो दूसरी पावर है पैसे की। ठीक है, क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्जहीना हो जाती होगी? यहाँ मार्केट के उपलक्ष्य में ये चीज़ें कही गई हैं। यहाँ एक पक्ष उभारा गया तो हम उसी पक्ष की बात करेंगे, दूसरे पक्ष की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। चले कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये दूसरे पेज तक आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, अब ये वो कौन सा बल है जो मन पर लागू होता है? ठीक है, जो उस किसी भी व्यक्ति को बाजार के जादू से बचने से रोकता है, ये कौन सा बल है? उसके बारे में ये लाइन है, याद रखिएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ पर उस बल का बीज नहीं है। ठीक है, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, ठीक है, संचय की तृष्णा
और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। ये मैं समझा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसमें वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। ये लाइन भी पर्टिकुलर आ सकती है, ठीक है। तो इस लाइन से आगे पीछे भी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है, ये भी भगत जी के बारे में ही है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है, ठीक है। क्योंकि उन्हें मालूम है उनका लक्ष्य क्या है, जीरा नमक लेना। तो उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो आवश्यकता है, वो सिर्फ अपनी आवश्यकता को केंद्रित करके आगे बढ़ते हैं, उसी की प्राप्ति में उसी की प्राप्ति की ओर केंद्रित रहते हैं। इसके कारण जो बाजार होता है वो उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, ठीक है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को तो जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में लिया गया है, ठीक है। कोई मोल भाव नहीं किया गया उसमें। जो उन्होंने बोला उसे मालूम है पंसारी को कि भगत जी क्या है, उन्हें वो पहचानता है। तो वहाँ पर एक दूसरे को लूट लेने वाली या आपस में क्रेता विक्रेता में प्रतिस्पर्धा है ही नहीं कि कौन कितना कम कराए, किसका नुकसान हो। तो सहज भाव से वो चीज़ें ली गई है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे भाई, ठीक है। भगत जी से बेचारी का, भगत जी तो उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं कर सकते। चाहते जरूर हैं लेकिन खुद नहीं कर पाएंगे भाई, इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपने पैसे की परचेसिंग पावर के गर्व में, अभिमान में अपने से पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग की शक्ति ही वो बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कल समझा चुकी थी, बाजारूपन क्या है बाजार का। ओके, एक ये लास्ट, सत्य माना जाता है ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपना स्वार्थ साध रहे होते हैं, ठीक है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। बेचारा आदमी जिसे नहीं आती है बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना, वो तो यूं ही बेचारा मर जाता है, ठीक है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, त्रासदी है, दुख की बात है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो ऐसे ही बाजार का समर्थन करता है, ऐसे ही बाजार में जीता रहता है, और जो उसका शास्त्र बना हुआ है ऐसे बाजार की, भाई ऐसे बाजार का पोषण कौन कर रहा है? उसका शास्त्र, उसके जो नियम है, ऐसे क्रेडिट करो, ऐसे डेबिट करो, ये करो, वो करो, ठीक है, ऐसे इतना टैक्स लगेगा ही लगेगा, वह अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया है कि वो जो अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, उल्टा है, वह मायावी शास्त्र है, वह तो लोगों पे जादू करता है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, क्योंकि उसमें कोई भी बात नीति संगत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब व्याख्या की दृष्टि से भी बहुत अच्छी लाइनें हैं, और इन लाइनों में आपको पाठ की कुछ बहुत हद तक जानकारी भी मिल जाएगी, जिससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर देने में भी सफल हो सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे किसकी? प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। चलिए देखें, वीडियो को पॉज करके आप लगा लीजिएगा सारी व्याख्याएं जो लाइन आपको मैंने बताई हैं। इसके बाद फिर हम अपना एक छोटा सा टेस्ट भी करेंगे। ओहो, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है ये, ठीक है। चलें, ओके। पहला प्रश्न देखते हैं, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? पहले ही पेज पे समझाया था, बता देती हूँ कहाँ है इसकी आपके पास ये। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ है, इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ भी है।
देखो यहाँ देख सकते हो बाजार के जादू वाली जो चीज़ है ना, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पे क्या क्या असर पड़ता है। अब बाजार का जादू यहाँ दिया हुआ है। अब जादू के साथ में देखते हैं लेखक ने क्या कहा है और हमें उससे क्या समझना है। भाई बाजार का जादू क्या करता है, बाजार का जादू लेखक कहते हैं कि बाजार का जादू तब बहुत अच्छा करता है जब आपका मन खाली हो और जेब भरी हुई हो। यानी कि आपकी अगर जेब में पैसा होता है तो आपके मन के अंदर बाजार में रखी हुई चीज़ों को देखकर आकर्षण स्वतः ही पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जेब भरी हुई है, आप उस स्थिति में उन चीज़ों को नकार नहीं पाते हो, ठीक है। अगर उस वक्त जेब भरी हो तो फिर मन किसकी मानने वाला है, मालूम होता है ये भी ले लो वो भी ले लो। हम अनावश्यक रूप से क्या करते हैं, फिजूल खर्ची कर देते हैं और ढेरों सामान खरीद लाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं होती। ये है जादू का असर, ठीक है। मन खाली है और जेब भरी है, जेब खाली है तब भी जादू चलता है। विंडो शॉपिंग तो करते हैं और अपने मन में एक अतृष्णा की भावना आ जाती है, एक असंतोष की भावना आती है कि ये मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया जादू चढ़ना। जादू उतरने पे क्या होता है, जब जादू की सवारी उतरी तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। यानी हम पैसे के पावर में या अपने मन के खाली होने में या अभाव की स्थिति में हम बहुत सारी चीज़ें खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें अनावश्यक होती हैं हमारे लिए उतनी मददगार नहीं होती। हमें मात्र दिखावे या फिर मात्र शोभा की वो चीज़ें होती हैं जो हमें आराम प्रदान नहीं कर पाती। कितनी तो चीज़ें निरर्थक ही हम ऐसे ही खरीद लाते हैं, ठीक है। तो जब जादू उतर जाता है तो क्या होता है और जादू चढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आप यहाँ बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात है भगत जी। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बिल्कुल। कौन सा? भाई ये देखो ना, सशक्त पहलू ये रहा। उनके मन में बाजार के लिए प्रेम भाव तो है, उनके मन में बाजार के लिए कल्याण की भावना तो है, उनके मन में बाजार के लिए आशीर्वाद की भावना तो है। वो बाजार को नकारते नहीं है, लेकिन उनका एक सशक्त पहलू है कि वो बाजार तब जाते हैं जब उन्हें आवश्यकता की कोई वस्तु लेनी होती है, और जो वस्तु लेनी होती है वो सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि पाठ में उदाहरण के लिए कहा गया है कि भगत जी जीरा नमक लेने जाते हैं जो पंसारी की दुकान पर उन्हें मिल भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर रहा देखो ये रही, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान पे मिल भी जाता है, ठीक है। और वो सिर्फ उसी चीज़ को खरीद कर वापस आ जाते हैं। तो ये उनका सशक्त पहलू है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे हैं, लेकिन वो उतनी ही चीज़ें खरीदते हैं जितनी उनको ज़रूरत है। तो ये उनके व्यक्तित्व का सशक्त पहलू है कि व्यर्थ की चीज़ों पर नज़र नहीं दौड़ाते और उनके मन में कोई भी चाह उत्पन्न नहीं होती। अब उसने ये पूछा है कि ये जो भगत जी का जो आचरण है ना, वो समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। भाई बाजार की सार्थकता ये लेखक इसीलिए बता रहा है कि अगर आपको ये पता है कि आपको खरीदना क्या है, ठीक है, तो आप बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप बाजार को क्या करेंगे, एक खोखली शैतानी शक्ति ही देंगे। आप फिजूल खर्ची करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, लोगों में द्वेष बढ़ेगा, आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके कारण से क्या होगा, समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तो हाँ, हम दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये इसी के नीचे है, ये दोनों चीज़ें लिंक है। अब जो तीसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी चीज़ से लिंक्ड है। देखो, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और बाजार की सार्थकता किस में है? ये वाला पैराग्राफ ये रहा, ठीक है। बाजार का बाजारूपन क्या है? अब बाजारूपन क्या होता है ये याद रखना। बाजारूपन क्या है? बाजारूपन से तात्पर्य है यहाँ पर आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ा देना, ठीक है। यानी कि ऊपरी चमक दमक, ऊपरी कोरा दिखावा बाजार का बाजारूपन है, ठीक है। क्यों, कैसे? देखो, अगर कोई किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं, ठीक है, तो वो अनाप शनाप खर्चा करेगा। बाजार का सस्तापन है वो, जिसके लिए क्या होता है कि व्यक्ति
किसी भी स्तर पर उतर जाता है, मान लो उसके पास पैसे हैं, तो वो क्या करेगा, बाजार में जब चीज़ें ग्राहकों के लिए रखी जाती हैं तो उन्हें क्या करता है, चमक दमक के साथ सजा धजा कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कई बार चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, उनमें वास्तव में उतना दम नहीं होता या वास्तव में उतनी कारगर हमारे लिए दैनिक जीवन में नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन जब बाजार में बाजारूपन आता है ना, तो लोग क्या होते हैं, क्रेता विक्रेता नहीं रह जाते वो लोग, ठीक है। इसका मतलब कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। याद रखना, आपस में जो क्रेता विक्रेता होते हैं, दुकानदार जो ग्राहक होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी ये कह लो कि सम्मान का भाव या परस्पर सहयोग की भावना नहीं होती है उनके अंदर, ठीक है। उनके अंदर क्या होती है, सिर्फ एक दूसरे को ठग लेने की भावना होती है। दुकानदार अपने चीज़ों का दाम अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाकर रखते हैं। जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है, आपूर्ति कम होती है, तो उसे अपनी मनमानी रेटों पर बेचते हैं। कोरोना में हमने देखा था ना, ठीक है, होता है। जब आपूर्ति हो ही नहीं रही है और मांग बढ़ रही है चीज़ों की, तो क्या होता है, लोगों ने मनमानी रेट भी ली थी। और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फ्री में भी चीज़ें दी हैं, बांटी हैं, खरीद के खुद अपने पैसों से लोगों की हेल्प की है, ठीक है। तो वहाँ वो वहाँ पे वो बाजारूपन तो नहीं कह सकती क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, लेकिन ऐसा होता है मोस्ट ऑफ। तो वो बाजार का सस्तापन है जब दुकानदार अपनी मनमानी करने लगता है, ठीक है। और जो लोग इसके कारण क्या होता है कि हम क्या बाजार का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अगर हमसे कीमत किसी चीज़ की ज़्यादा वसूली जा रही है या हम लिमिटेड पैसा लेके गए हैं, तो हो सकता है हम दो चीज़ें लेने गए थे, लेकिन किसी चीज़ की कीमत, एक चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा थी, हम दूसरी ले ही नहीं पाए। सस्ता बनी है ना ये। जबकि नॉर्मल डेज में जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो क्या होता, हम शायद दोनों चीज़ें खरीद पाते। अब जो लोग चकाचौंध में आकर अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीद लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पहले भी तो क्यों, क्योंकि अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति या शैतानी शक्ति या व्यंग की शक्ति ही वो बाजार को देते हैं। क्यों, क्योंकि अनावश्यक रूप से उन्होंने चीज़ें खरीद ली, उन्हें तो पता भी नहीं है कि इसमें से कितनी चीज़ें उनके काम की हैं या नहीं। तो इस प्रकार क्या होता है, दुकानदार भी ग्राहक को क्या होता है, उचित चीज़ें आवश्यकता अनुसार दामों पर नहीं बेचते हैं, क्योंकि उसे मालूम है, दुकानदार को मालूम है कि भाई इसके पास पैसा है, ये तो दे देगा, ठीक है। ये एक अजम्पशन होता है उनका, वो पता नहीं कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति खरीदेगा नहीं खरीदेगा। कई दुकानदारों से मैं ऐसे भी मिली हूँ जो आप दुकान में घुसोगे ना, वो आपको मुंह पे बता देंगे मैडम आपको कुछ लेना तो है नहीं। कई बार वो आपको मुंह पे बोल देते हैं। या कई बार आप किसी को नोटिस करोगे, आप इन चीज़ों को करना, आप कई बार ऑब्जर्व करना, देखना, ये होता है, ठीक है। दुकान में घुसते ही दुकानदार जो का वो देख के बता देगा हाँ ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है, इसकी कीमत इतनी, वो पूछेगा भी नहीं कि कितनी है क्या नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा बढ़ता देते हैं उसको। तो जो लोग चकाचौंध में अपनी आवश्यकता से अधिक सामान खरीद लेते हैं, वो उनको जो दुकानदार होते हैं वो गलत चीज़ों पर मतलब गलत मूल्य बताकर उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर सार्थकता कौन मनुष्य देगा उसकी बात है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लक्ष्य केंद्रित होते हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ग्राहक के साथ में दुकानदार का व्यवहार भी वैसा ही होगा। अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ग्राहकों के साथ में दुकानदार का व्यवहार भी ऐसे होगा। मालूम है कि अगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिली तो ये ग्राहक किसी दूसरी जगह चला जाएगा। अगर मैं बेईमानी करूँगा या मनमानी करूँगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो जो दोगलापन बाजार में आ रहा है वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। तो ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें खरीदारी करनी है, जितनी आवश्यकता है उतना ही उन्हें लेना है, इस कारण से बाजार में सार्थकता की भावना बनी रहती है, ठीक है। तो इसी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य, बाजार का सस्तापन अर्थात ग्राहक और दुकानदार के बीच में सद्भावना की कमी। पैसों के कारण कई दुकानदार, या ये कह लीजिए कि अपने फ़ायदे के कारण कई दुकानदार उन भावना से परे हो जाते हैं और महंगी दाम पर वस्तुओं को बेचने लगते हैं, ठीक है। और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जिन्हें ये पता है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ें लेनी है, उन्हें मोल भाव करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी चीज़ें हैं उतनी ही उन्हें मिलती हैं, ठीक है। और अथवा बाजार की सार्थकता किस में है, बाजार की सार्थकता इसी में है कि जितना
चाहिए उतना किया जाए, क्योंकि बाजार का सही मायने में उद्देश्य क्या है, आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, बाजार को क्या चाहिए? ग्राहक। ठीक है, दुकानदार को क्या चाहिए? ग्राहक। बाजार का काम क्या है? वस्तुओं को बेचना, आवश्यकता के समय काम आना। तो बाजार में जब भी कोई ग्राहक जाएगा तो बाजार या दुकानदार, कोई भी मान लो, ठीक है, बाजार या दुकानदार कुछ भी कह लो, हाँ बाजार या दुकानदार कुछ भी कह लो, वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला किस जाति का है, किस धर्म का है। ठीक है, उसके किस मतलब वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है। मैं बिस्किट खरीदने जाऊंगी तो वो भी मुझे 5 रुपए में ही देगा, मेरा बच्चा खरीदने जा रहा है तो उसे भी वो 5 रुपए में देगा। तो इस मामले में कोई भेदभाव हाँ बाजार नहीं करता है। इस तरीके से तो एक तरीके से तो वो सामाजिक भावना, सामाजिक समता की भावना का विकास कर रहा है बाजार यहाँ पे। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम इस रूप में, इस जो ये जो कथन है ना, इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। आंशिक रूप से तो हम सहमत हैं कि हाँ कहीं ना कहीं वो करता है। क्यों? क्योंकि वो इस रूप में किसी जाति, धर्म, पुरुष, नारी, इस चीज से वो कोई सरोकार नहीं रखता। उसे सिर्फ क्रय शक्ति से मतलब होता है, उसे सिर्फ खरीदने वाले खरीदार से मतलब होता है बाजार को। लेकिन जब क्या होता है, हाँ लेकिन जब बाजार कैसे हमारे अंदर भेदभावना लाता है वो बता रही हूँ। ठीक है, बाजार को क्या चाहिए? क्रय शक्ति। ठीक है, बाजार को क्या चाहिए? क्रय शक्ति। लेकिन क्रय शक्ति आएगी किससे? पैसों से। ठीक है, तो बाजार जाति धर्म के रूप में तो भेदभाव नहीं करता, लेकिन अमीर गरीब के रूप में तो भेदभाव कर रहा है ना। सबसे बड़ा काम ही वही यही कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बाजार आपको चिढ़ाएगा, आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा, आपके अंदर असंतोष आएगा, असमानता की भावना आएगी, आप लोग दूसरे लोगों से जलेंगे। ठीक है, और कई बार वो जलन इतनी गहरी हो जाती है कि आप बुरे से बुरे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। होता है या नहीं होता? तो बाजार ने आपकी लालसाओं को बढ़ाया, आपकी तृष्णाओं को बढ़ाया। तो बाजार ने जाति, धर्म, लिंग के आधार पर तो भेदभाव नहीं किया, लेकिन बाजार ने पैसे के आधार पर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर जरूर भेदभाव किया, जिससे समाज में पूर्णतः समानता नहीं आ सकती। आंशिक रूप से सही है, लेकिन हम पूर्ण रूप से इस वाक्य से सहमत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जहां पर पैसा शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत हुआ। लो, अभी बताया था, तो अभी भी बताया बंशीधर और लोपीदीन का। पैसा शक्ति के रूप में प्रतीत हुआ है। जिसके पास पैसा है उसके बच्चे महंगे महंगे खिलौनों से खेलते हैं, गाड़ियों से स्कूल जाते हैं। ठीक है, महंगे कपड़े पहनते हैं, और इसके अलावा महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, उस बेचारे का बच्चा शुरू से ही कमाई करने लग जाता है। सरकारी स्कूलों में भी बड़ी मुश्किल से जा पाता है। सरकारी स्कूलों की स्थिति आपको मालूम है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में भी बड़ी मुश्किल से जा पाता है। इसके अलावा शक्ति के परिचय के रूप में तो आप पंडिया, लोपीदीन और बंशीधर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो कि आज जिसके पास पैसा है वो न्याय खरीद सकता है, अपने लिए सुविधाएं खरीद सकता है। इवन जब जमींदारों के पास प्राचीन समय में या पुराने समय में पैसा होता था तो वो लोगों को मजदूर तक बना लेते थे, जीवन भर के लिए अपने यहाँ पर नौकर बनाकर रख लेते थे। तो पैसे शक्ति तो है, वो पैसे शक्ति के रूप में तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कहाँ है, कैसे है? देखो, सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसका सिर्फ यही है कि किसी सेठ के घर में पैसा तो बहुत है, लेकिन उसके बेटे को, उसके बच्चे को, या ये कह लो काबुली वाला, एक कहानी याद है? काबुली वाला वो बताता है अपनी कहानी में कि मेरे बीवी बच्चे सब थे, 2 सुंदर सुंदर बच्चे थे मेरे, बीवी थी, सब थी, लेकिन पैसा भी खूब था, खूब पैसा था, खूब संपन्न था मैं। लेकिन क्या हुआ? विडंबना हुई, त्रासदी हुई, और एक प्राकृतिक आपदा में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। अब वो बचा पाया पैसे से? पैसा दिखा देता प्रकृति को। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पैसा काम नहीं आता, पैसे की शक्ति किसी काम नहीं आती है। ठीक है, ये आप
नमक का दरोगा है उसमें भी कह सकते हो। जब बंशीधर अलोपीदीन को अरेस्ट करते हैं, हिरासत में लेते हैं, तो उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो दोनों रूप आपको समाज में देखने को मिल रहे हैं, दोनों की दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं पाठ के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पढ़िएगा, लिखिएगा, इसकी व्याख्या पढ़िएगा, इसके जो सकारात्मक पॉइंट्स मैंने दिए वो पढ़िएगा। अब इवैल्यूएशन कर लेते हैं इस चैप्टर का, एक छोटा सा हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पाठ से रिलेटेड है, फिर ये याद रखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। छोटा लग रहा है तो जूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगी। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निरालता, बट ऑब्वियस जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? विधा कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है? तो क्या है ये? निबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। ये लगा देती हूँ मैं, सबको मालूम है लेकिन फिर भी लगा देते हैं भाई, ठीक है। बाजार, लेखक ने बाजार की असली सार्थकता किसे बताया? याद रखिएगा, अभी अभी हमने ये प्रश्न किया है। अधिक से अधिक सामान खरीदने को, लोगों को आकर्षित करने को, आवश्यकता की पूर्ति करने को, या महंगे उत्पादों को बेचने को? लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने को उसकी सार्थकता एक ही लाइन में उसने प्रतिपादित की है कि बाजार की असली सार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना, तो आवश्यकता की पूर्ति करने में। लेखक के मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों लौट आए थे? ठीक है, खाली हाथ क्यों लौटाए थे? दो मित्र गए थे, एक तो बहुत सारा सामान लेके आ गए थे और एक बिल्कुल ही खाली हाथ लौटाए थे। तो ठीक है, अब यहाँ पर पैसे नहीं थे, कुछ पसंद नहीं आया, इतना सारा सामान देखकर चकरा गए, बाजार बंद हो गया था। यहाँ पर इतना सारा सामान देखकर वो चकरा गए थे, उन्हें ये समझ नहीं आया था कि वो आखिर कौन सा सामान ले। पैसे तो उनके पास थे, ठीक है। खाली हाथ कौन लौटे थे? दूसरे वाले मित्र। पहले वाले मित्र तो खाली हाथ लौटे नहीं थे, ढेर सारे बैग लेकर आए थे सामान के, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना। तो उनके मित्र खाली हाथ इसलिए लौट आए थे कि उनको यही नहीं समझ में आया कि वो कौन सा सामान ले और कौन सा छोड़ दें। नेक्स्ट है, पैसे की परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? पैसे की परचेजिंग पावर का सिंपल, पैसा खर्च करने की शक्ति, पैसा कमाने की शक्ति, पैसा बचाने की शक्ति, दान करने की शक्ति, पैसा खर्च करने की शक्ति, ठीक है। बाजार का जादू कब चलता है? जब व्यक्ति के पास बहुत पैसे हो, जब व्यक्ति का मन खाली हो, दोनों ही चीजें। बहुत पैसे हैं, खाली है मन, अभाव है, उसके अंदर तृष्णा है, चाह है, तो बाजार का जादू चलेगा ही चलेगा। जेब भरी नहीं भरी हो तब भी चलेगा, याद रखिएगा। जब व्यक्ति को कोई विशेष चीज खरीदनी हो तब जादू चलता है। जब बाजार में बहुत भीड़ हो तब जादू चलता है। जब भीड़ वाला ऑप्शन तो एज इट इज कट जाएगा, क्योंकि भीड़ तो पूरे चैप्टर में ही कहीं नहीं आई है, ठीक है। जब व्यक्ति को कोई विशेष चीज खरीदनी हो, तो विशेष चीज खरीदनी होती तो उस पर जादू नहीं चलता है, याद रखिएगा। इसका मतलब वो अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख है व्यक्ति, उसे मालूम है कि उसकी क्या आवश्यकता है, वो वही खरीदेगा। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। जब व्यक्ति का मन खाली हो, जब पैसे बहुत हो, तो क्या हो? जब व्यक्ति का मन खाली हो, ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं होने की दृष्टि में भी उसके ऊपर जादू चलता है। तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है जब उसका मन खाली हो, कि दोनों ही चीजों में उसके पास एक कॉमन कंडीशन थी, जब मन खाली हो, ठीक है। अब भगत जी बाजार से क्या खरीदने गए थे? ये जीरा नमक, काला नमक, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। लेखक ने बाजार को सार्थक दे देने के लिए किसे जरूरी माना है? बताओ भाई, बाजार को सार्थकता देने के लिए कौन जरूरी? दुकानदारों का ग्राहकों को आकर्षित करना, मन का भरा होना, अपनी ज़रूरतें जानना, महंगे सामान खरीदना। बाजार की सार्थकता महंगे सामान तो देगा नहीं, ये यहाँ चीज़ें खत्म होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दुकानदार का ग्राहक को आकर्षित करना, ये भी खत्म होता है। मन का भरा होना, अपनी ज़रूरतों को जानना, तो सार्थकता देगा आपका मन का भरा होना, अपनी ज़रूरतों को जानना, ठीक है। आपकी ज़रूरतों को जानना, आपकी ज़रूरतें कितनी हैं उसी के अकॉर्डिंग जब आप व्यवहार करते हैं तो बाजार को सार्थकता मिल जाती है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका क्या आशय है? मन में हमेशा नए विचार होने चाहिए, मन में हमेशा कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों के प्रति सचेत रहना चाहिए, ठीक है। आज के उपभोक्तावादी समाज में बाजार दर्शन की प्रासंगिकता क्या है? यार बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। बाजार की प्रासंगिकता क्या है भाई, बताओ। यह अत्यधिक खरीदारी को बढ़ावा देता है? नहीं। यह लोगों को बाजार से दूर रहने की प्रेरणा देता है? नहीं। यह उपभोक्ता को विवेकपूर्ण खरीदारी के लिए प्रेरित करता है? राइट, ये उपभोक्ता को विवेकपूर्ण खरीदारी के लिए प्रेरित करता है कि वो अंधाधुंध सिर्फ पैसे की उसमें आकर बाजार की चकाचौंध से प्रभावित होकर फिजूल खर्ची ना करें, ऐसी चीज़ें ना खरीदें जो उनके लिए आवश्यक ना हो। अब ये कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको लिख सकते हैं, 5 ही हैं।
आप इनको पॉज करके लिख सकते हैं ताकि इन प्रश्नों को भी आप हल करें या समझें, क्योंकि वहाँ पर वो आपको भाषा को घुमा फिरा कर, बात वही है, कहना वही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न की भाषा को घुमा देगा। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा है? सबसे पहले मैंने व्याख्या में भी ये चीज कही थी आपको, ठीक है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर होता है? तो सेम एज आ गया है क्वेश्चन, इसको चेंज करके देखते हैं क्या देता है। ये तो सेम एज आ गया। ओके, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार के जादू और उसके प्रभाव का उदाहरण के साथ वर्णन करना है और उसके जादू से बचने के आपको उपाय भी देने हैं। भगत जी का उदाहरण देखा, लेखक ने क्या संदेश दिया है? अच्छा प्रश्न है। आज के उपभोक्तावादी युग में बाजार दर्शन पाठ की क्या प्रासंगिकता है? ये हमने अभी एमसीक्यूज में भी पढ़ा, उसको बेस बनाकर आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेखक ने पैसे की परचेजिंग पावर को किस प्रकार समझाया है और क्या इसे संभाल कर रखने की बात कही है? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। इन प्रश्नों को भी आप एज वेल एज हल कर सकते हैं, इससे आपकी मदद होगी। लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने भावों को भाषा में व्यक्त करना आसान हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, चलते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपकी मेंटोर पूजा आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय।